हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम नए लुक में आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। तो ठंडी ज़्यादा पड़ने की वजह से आज हम थोड़ा सा जैकेट वगैरह चढ़ा लिए हैं। तो आप लोग भी भाई थोड़ा सा ठंडी में बचा करके रहिए और अपने माता पिता का थोड़ा सा ठंडी में ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। और अपने आपके घर में जो भी दादी बाबा आपके हों, बूढ़े हों, तो वो सबका थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिए। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बलगतिकी, यानी कि लेसन का नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। यानी कि जो रासायनिक बलगतिकी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है, ये लेसन जो है, इस लेसन का आज हम लोग इस क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा नियर है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। केवल 30 से 40 दिन आपके एग्जाम के बचा है। तो आप लोग अब पूरा शुरू से तो कवर कर नहीं सकते। तो अगर आप शुरू से कवर नहीं कर सकते तो आप ये क्लास जो है कि अटेंड करिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है वही टॉपिक केवल आपको पढ़ के जाना है, वही टॉपिक केवल आपको तैयार कर लेना है और एग्जाम में इस लेसन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। बात समझ आ गई ना। इससे एक्स्ट्रा इस लेसन में कुछ भी आएगा नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करा दें। इसके पहले बिलियन लेसन जो है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिए। वहां पे बिलियन लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बता दिया गया है। आज ये दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये लेसन है क्या? रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है ना। इसको आप लेसन का नाम आप यानी कि नोट कर लीजिए, डाल लीजिए। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप ये टॉपिक जो है कि जरूर से तैयार कर लीजिएगा। जिसमें पहली जो टॉपिक है, इसमें जो पहली टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग। ये क्या है? अभिक्रिया का वेग। इसमें जो पहली टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है वो तैयार करना है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग यानी कि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया जो होती है वह कितनी वेग से होती है और अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इसी में आ जाएगा। यानी कि इसी में आपका आ जाएगा अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर। वेग बोलते हैं या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दर भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया का वेग या दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई भी रिएक्टेंट है आर, रिएक्टेंट मतलब क्या होता है? वो अभिकारक होता है। और यह पी में कन्वर्ट होना चाह रहा है, मतलब कि यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाह रहा है। तो यह कितनी रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यह कितनी रेट से मतलब कितना वेग से यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वही क्या होगा यहाँ पे? अभिक्रिया का वेग, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। और ये जो अभिक्रिया का वेग होता है यह 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है औसत वेग। इसमें पहला क्या होता है बाबू? औसत वेग। पहला क्या होता है? औसत वेग होता है। और दूसरा होता है इसमें तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। इसके बाद इसमें जो तीसरा होता है वो होता है प्रारंभिक वेग। ये क्या होता है बाबू? प्रारंभिक वेग होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो अभिक्रिया का दर है, अभिक्रिया का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये 3 टाइप से होगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। क्या है? औसत वेग पहला है, दूसरा क्या है? तात्क्षणिक वेग है, तीसरा क्या है? यहाँ पे प्रारंभिक वेग है। बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो आपको टॉपिक तैयार कर लेना है, ये तैयार करना है आपको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि दूसरा इसमें आपको तैयार करना है अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक,
करने वाले कारक। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यानी कि जैसे ये रिएक्टर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हम कोई प्रोसेस लगा दें, यहां पे कोई प्रोसेस कर दें कि यह जो रेट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, ये कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये भी चीज इसमें आपको देख लेना है, डिस्कशन कर लेना है। और ये कौन कौन से कारक हो सकते हैं, जिसमें पहला होगा इसमें आपका ताप का प्रभाव। पहला क्या होगा इसमें, ताप का प्रभाव। यानी कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर। अगर ताप हम लगा दें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा इसमें आपको ध्यान देना है, देख लेना है, पढ़ लेना है कि दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि जो रिएक्शन का रेट होता है उस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद तीसरा जो इसमें आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक में वो होता है आपका सांद्रता। क्या होता है बाबू, सांद्रता होता है। इसके बाद चौथा इसमें आपको देख लेना है जो कि क्या होता है, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरण। क्या होता है, उत्प्रेरण। यानी कि जो कैटलिस्ट होता है, यानी जो उत्प्रेरण होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करता है, ये भी इसी में आ जाएगा। ये भी आपको इसी में देख लेना है, डिस्कशन कर लेना है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब तीसरा, अब जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा। इसमें थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से बार बार हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ रहा है। चलिए देखिए, इसके बाद जो अगले टॉपिक इसमें आपको तैयार करना है वो क्या है, वेग नियम। इसमें जो तीसरी टॉपिक है आपको तैयार करना है वो क्या तैयार करना है बाबू, वेग नियम आपको तैयार करना है। या इसी को वेग नियम या विशिष्ट दर स्थिरांक, या विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक, ठीक है ना। वेग नियम या विशिष्ट दर स्थिरांक, ये आप लोगों को टॉपिक तैयार कर लेना है। यानी कि वेग का जो नियम होता है वो क्या होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक। बात समझ में आ गई ना। वेग नियम या विशिष्ट दर स्थिरांक ये क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये भी है क्या, वेग नियम या विशिष्ट दर स्थिरांक। इसके बाद चौथी जो टॉपिक इसमें आपको तैयार करना है, पढ़ लेना है, याद करना है, वो क्या है, अभिक्रिया का वेग एवं विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक। यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक जो होता है, विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक या अभिक्रिया का वेग, या अभिक्रिया का वेग का मात्रक, या अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, वेग का मात्रक। यानी कि ये तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो वेग स्थिरांक होता है उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी कि जो के होता है यही क्या होता है, विशिष्ट दर स्थिरांक होता है। ये तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मात्रक यहाँ पे है विशिष्ट दर स्थिरांक, अर्थात जो के का मात्रक है, ये तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। बात समझ में आ गया ना। क्योंकि इसी की सहायता से हम लोग आगे अभी आपको बताया जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा। तो ये जो है कि इसमें पूछा जाता है, और ये कहां से निकलता है, ये यहीं से निकलता है, विशिष्ट दर स्थिरांक या अभिक्रिया के वेग अर्थात के का मात्रक जो होता है यहीं से निकाला जाता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला जो होता है के इक्वल टू होता है मोल लीटर इनवर्स, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n इंटू यहां पे होता है सेकंड इनवर्स।
ठीक है ना, ये के का मात्रक होता है। अब इसमें जो यन होता है, यन बराबर क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। यन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। और ये जो अभिक्रिया की कोटि होती है, इसका निर्धारण हमेशा प्रैक्टिकली किया जाता है। किसी भी रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू क्या होता है, सेकंड इनवर्स। जैसे अगर आपको पूछा जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, जैसे यहां पे अगर आपको पूछ दिया जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पे n बराबर आपको क्या रख देना होगा, शून्य रख देना होगा। यानी कि यहां पे अगर n बराबर 0 रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K होता है उसका मात्रक यहां पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछ रहा है, यानी कि अगर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, n बराबर आप 1 रख देंगे। क्या कर देंगे, इसमें n बराबर आप 1 रख देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है उसमें जो विशिष्ट दर स्थिरांक होता है, यानी जो K होता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई है। अगर आपको दिक्कत हो तो हम यहाँ पे यानी कि बल्कि एक आपको क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे n बराबर 0, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम निकाल रहे हैं, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा मोल, इसके बाद यहाँ पे क्या है, लीटर इनवर्स, इसके बाद यहाँ पे क्या है 1 माइनस n का मान क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। 1 माइनस 0 यानी कि क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा क्या कि मोल, यानी कि इसका जो मात्रक मिलेगा, आप देखिए इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे मोल, इसके बाद ये क्या है, लीटर इनवर्स बचेगा, मोल लीटर इनवर्स बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा के का मात्रक। यानी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग विशिष्ट दर स्थिरांक होता है, अर्थात जो K होता है, K का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स होता है, ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में K का मात्रक। उसी तरीके से अगर आपको प्रथम कोटि के लिए निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n बराबर आप 1 रख देंगे। n बराबर अगर आप 1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देखिए अगर आपको 1 के लिए निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है, तो n बराबर अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बाबू, 1 माइनस 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है उसमें जो विशिष्ट दर स्थिरांक होता है, अर्थात जो K होता है उसका मात्रा क्या होता है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स होता है। ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार इसको बोल रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको तैयार कर लेना है, आपको पढ़ लेना है बढ़िया से। वो क्या है, अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि, यानी जो पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि, यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है और कोटि होती है वो क्या होती है, ये दोनों में अंतर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे। बात समझ में आ गई ना, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर होता है। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे अंतर भी कई बार पूछा गया, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो छठवीं, जो कि क्या है, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं, क्या है अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं। यानी कि जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला जिसमें आपको पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य
कोटि की अभिक्रिया। क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये तो भैया आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर इसके लिए समाकलित वेग समीकरण भी पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसका डेरिवेशन भी पूछेगा, मतलब कि इसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है और इसके लिए अर्धायुकाल क्या होता है, ये चीज इसमें पूछा जाएगा। अगर ये लॉन्ग वाले में पूछेगा तब। बात समझ में आ गई ना? तो ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसी में दूसरा आपका आ जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी भैया आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ये दोनों टॉपिक तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना ही करना है। और इसका समाकलित वेग समीकरण भी आपको तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद इसी में आपका तीसरा जो हो जाता है वो होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसको भी आपको बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन इसमें से अगर आप ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये चीज आप लोग दो टॉपिक जो है कि 100% जो है कि तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। बात समझ में आ गई ना? अगर मात्रा पूछा जाएगा तो मात्रा कैसे निकाला जाता है इसके पहले अभी हमने बताया था। ठीक, तो ये इसकी अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी होता है। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी होता है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा तैयार कर लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद अगली इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी वो क्या हो जाएगी? संघट्टवाद सिद्धांत। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? संघट्टवाद का सिद्धांत। संघट्टवाद सिद्धांत, ये जो कोलिजन थ्योरी है सिद्धांत, ये जो कोलिजन थ्योरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? कोलिजन थ्योरी इसको बोला जाता है। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है इसमें, संघट्टवाद सिद्धांत यानी कि कोलिजन थ्योरी, ये इसकी अगली महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अगला जो आपको पढ़ना है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है वो क्या है? संक्रियण ऊर्जा। ये क्या है? संक्रियण ऊर्जा। क्या है बाबू? संक्रियण ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोला जाता है। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है ये भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो इसमें नौवीं यानी कि टॉपिक है ये है अर्हीनियस समीकरण। ये भी भाई बहुत ही ज्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अर्हीनियस समीकरण। ये क्या है? अर्हीनियस समीकरण। अर्हीनियस समीकरण क्या होता है? अर्हीनियस समीकरण के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। 9 टॉपिक हमने बताया। 9 टॉपिक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जितना भी क्वेश्चन इस लेसन से आएगा वो 100% आपका कवर हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इसको जरा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, चलिए देखिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी के बारे में डिस्कशन किया। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताया। तो आप ये जो क्लास है अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने सभी रिलेशन के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी अगर आपके सगे संबंधी हो जो पढ़ने यानी कि जो क्लास 12 में हो, कक्षा 12 में हो, कम समय में अपनी बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो ये क्लास जो है कि उनके तक यानी कि उन तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी जो है कि कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। क्योंकि देखिए आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर आप पूरा पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करा दें ताकि जो भी लेसन हो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल आप पढ़ें। इसके बाद और सब पढ़ने के लिए आपके पास समय तो है नहीं। इसीलिए हमने ये वीडियो जो है कि बनाने का प्रयास किया है, यानी कि वीडियो हमने बनाया है। तो आप जो है कि अपनी सभी मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो है कि हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।